चलो आइसोमेरिज्म का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमने आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कि कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और उनका जो स्ट्रक्चर है या फिर ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म जो है वो हमने आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। स्ट्रक्चरल जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, हमने बताया था आपको। चेन होता है, पोजीशन होता है, फंक्शनल होता है, मेटामेरिज्म होता है और टॉटोमेरिज्म होता है। उसके बाद स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। मैंने बताया था आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल यहाँ डिस्कस नहीं करना है। ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा पार्ट है हाइड्रोकार्बन में 11th में, और जो ऑप्टिकल आएगा वो आएगा क्लास 12th में, ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, मैंने आपको बोला था कि आइसोमेरिज्म के जस्ट पहले जो कुछ भी लिखा हो वो डिफरेंट होगा। जैसे मान लो चेन आइसोमेरिज्म हमने बोला था, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट होता है, चेन डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो हमने बताया था कि यहाँ पर ब्यूटेन था और यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन था। भाई इसमें 4 कार्बन है ना, और इसमें 3 कार्बन की चेन आप बना दो, एक कार्बन ऊपर लगा दो, तभी तो 4 ही कार्बन है ना। 4 कार्बन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन जितने वहाँ पर होंगे उतने हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगे ना, तो मतलब सेम ही है, बट इनका जो पेरेंट चेन है वो डिफरेंट है। इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट चेन डिफरेंट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद हमने पोजीशन की बात की थी। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि उसमें आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप, हाँ, बट उनकी डिफरेंट क्या होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। डबल बॉन्ड की या कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, उसकी भी पोजीशन अगर डिफरेंट है तो भी पोजीशन बोला जाएगा। हाँ, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आपको भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे मान लो C2H5OH बताया था। अब C2H5OH में आप देख रहे हो OH लगा हुआ है तो एल्कोहलिक होगा, आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो CH3OCH3, ठीक है, CH3OCH3, C2H6O, ये है ना, यही तो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मेटामेरिज्म क्या होता है कि भाई उसमें क्या होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। इधर ऑक्सीजन से दोनों साइड कार्बन कनेक्टेड है, दोनों साइड, लेकिन दोनों साइड की कनेक्टिविटी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक साइड में 3 कार्बन, 1 कार्बन, 3 1 4, फिर अगले कंपाउंड में 2 और 2 कार्बन कनेक्ट है। जैसे मान लो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऐसे हुआ भाई, 4 कार्बन है। उसके बाद अब ऐसा हो जाए कि यहाँ पर 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन के दोनों साइड 2 कार्बन हो जाए। रावण का नाम सुना है, रावण का नाम, दशानन। कितने सिर थे उसके पास, 10। एक बीच में, इधर कितने, 4, इधर कितने, 5 6 10 हो गए ना, है कि नहीं। तो अगर इसको मैं ऑक्सीजन मानूं बीच वाले को, और बगल जितने सिर थे उसको मैं नंबर ऑफ कार्बन मान लेता हूं ना, तो इधर कितने 6, इधर कितने 4, 3 इधर 3, भाई ये भी तो होगा ना, ये 4 होगा कि नहीं होगा, 3 4 बाकी 6 इधर, 10 थे। अब उसने भगवान शंकर के लिए अपने पूजा कर रहा था उनकी, तो सिर काट रहा था। अब जैसे मान लो वो उधर से सिर काट रहा है, इधर से हम मेटामेरिज्म काउंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो मान लो उधर से वो सिर काटा, 6 थे तो एक एक कम होते जाएंगे ना, तो कनेक्टिविटी कम होगी नहीं होगी? वही बात है, वही मेटामेरिज्म है। मतलब पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के दोनों साइड अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। जैसे इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 1 2 3 कार्बन और राइट साइड में 1 कार्बन, मतलब 3 और 1 का रेशियो है ना? 3 और 1 का रेशियो। लेकिन अगर अरे हो गया, अब इस ऑक्सीजन के मैं दोनों साइड देखूंगा तो 2 2 कार्बन की कनेक्टिविटी है, तो डिफरेंट है कि नहीं? तो ऑक्सीजन के अगर दोनों साइड कनेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। पोजीशन टाइप का है, बट पोजीशन में डबल बॉन्ड था, याद रखो आप। पोजीशन में आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक कर रहे थे कि कौन सी पोजीशन किस कार्बन के बीच में है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप इसमें ना मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन वहां पर पोजीशन अलग अलग है। यहां पर पोजीशन और कनेक्टिविटी दोनों अलग अलग बातें हो गई। पोजीशन उसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के बीच में है। यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी दोनों साइड देखी जा रही है, दोनों साइड कनेक्टिविटी अलग होनी चाहिए। जैसे एक में 3 और 1 का रेशियो, तो अगले में ऑक्सीजन से 2 2 लोग कनेक्टेड हैं, 2 2 का रेशियो है। हाँ, अगर आप देखोगे तो पोजीशन डिफरेंट, आप सेम नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप सेम बोल दोगे फिर तो अलग है, होगा कैसे भाई? अगर सेम ही था तो उसको डिफरेंट क्यों बताया उसने? सेम नहीं हो सकता ना। यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात आप करेंगे कि भाई डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन कनेक्ट हैं, वहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया था आपको टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, याद है कुछ? बोलो भाई, याद है क्या? सी डबल बॉन्ड ओ, मैंने बताया था सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड यहाँ पर जो कार्बन कनेक्ट होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बोला था कि सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ना, इसको कार्बोनिल बोलते हैं ना। कार्बोनिल, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग देते हैं किसको? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, और जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग ऑक्सीजन को देते हैं, ये बताया था। इसका डबल बॉन्ड ट्रांसफर करो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, और इसका ऑक्सीजन ट्रांसफर करो ऑक्सीजन को, तो यहां पर इसको कीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटो। और ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, इसको इनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इनॉल। यहां तक शायद हमने किया था ना। हाँ, ये इंटरचेंज होंगे। ये मैंने क्या बोला था? टॉटोमेरिज्म इन दोनों कंपाउंड का मिक्सचर होता है। टॉटोमेरिज्म सिर्फ एक को नहीं बोलोगे आप, कीटो नहीं, कीटो और इनॉल दोनों के मिक्सचर को हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस ही टॉटोमेरिज्म है। तो किसी एक का नाम देकर के आप टॉटोमेरिज्म नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। इन सब का जो एक, इसीलिए उसने इक्विलिब्रियम क्यों बोला? उसने इक्विलिब्रियम क्यों बोला? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जिस रेट से, अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम भी एक चैप्टर है वहां पढ़ेंगे हम लोग, जिस रेट से कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से इनॉल कीटो में भी कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट दोनों का सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैं इक्विलिब्रियम डिस्कस डिटेल में करूंगा जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। तो यहां पर क्या है? टॉटोमेरिज्म। हाँ, टॉटोमेरिज्म अगर आपको बोला जाए टॉटोमेरिज्म होता क्या है,
तो आप ये बोलो कि भाई कीटो और इनॉल का जो एक मिक्सचर होता है इसको ही हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। कीटो, सिर्फ कीटो या सिर्फ इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं बोला जाएगा। कीटो इनॉल दोनों साथ में होंगे, दोनों का इंटर कन्वर्जन ही टॉटोमेरिज्म बोला जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कहां तक किया था, कुछ याद है आपको? यहीं तक हुआ था ना, यहां तक हो गया था ना। अच्छा, मैंने बोला था आपको, अच्छा क्या बोलते हो, आगे पूरा खत्म कर लूं फिर आईपीएससी करा दूंगा ना? ठीक है, चलेगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म हो गया, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला हो गया था ना। ठीक है, वो सबस्ट्रेट वो सब, ठीक है, इंटरमीडिएट्स वो सब बता दिया था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग चलते हैं ना। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कौन बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग, वो सब बता रहा हूँ ना अभी, वो सब उसमें वो कवर हो जाएगा, वो सब उसी में आएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्या होता है, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। देखो टाइप्स ऑफ क्लीवेज की हम लोग बात करते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकिंग या क्लीवेज। दो टाइप के होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। अच्छा, ये मैंने जब टॉपिक वाइज हम करवा रहे थे तो मुझे याद है उस क्लास हमने कराया था, अगर आपको याद हो। सारे बच्चे अगर नहीं आए होंगे तो फिर से देख लीजिए, कराना ही पड़ेगा, दोबारा देख लो। तो यहाँ पर दो टाइप के क्लीवेज होते हैं, एक को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब पहले हम लोग बात करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्या होता है। अब उसके बाद होमोलिटिक क्लीवेज की हम लोग बात करते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे मान लो कार्बन से कोई एक एटम कनेक्ट हुआ है, ठीक है, यहां पर कार्बन से कोई एटम कनेक्ट हुआ है, और यहां पर अगर मैं बात करूं कि कार्बन और एटम की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी सेम हो जाए। आप जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। भाई एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कॉर्नर पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर कॉर्नर पे, ये होगा ना। अब यहां पर अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कोई एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन और एटम में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, कोई भी एटम यहां पर कनेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम नहीं ले जा सकता ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जब इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये कुछ हो जाएगा, कार्बन पे एक रेडिकल प्लस इस एटम पे क्या होगा, एक रेडिकल हो जाएगा। रेडिकल का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक, कार्बन फ्री रेडिकल। और एक दूसरी कंडीशन, ये तो होमोलिटिक था। अब अगर हेट्रोलिटिक पूछा रहा है आपसे, हेट्रो का मतलब होता है एक से ज्यादा, हेट्रोलिटिक
हेट्रोलिटिक फिजन या क्लीवेज, जो बोलना चाहो आप। हेट्रोलिटिक फिजन और क्लीवेज, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि कार्बन से कोई एटम तो कनेक्टेड है और उसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन से एक एटम कनेक्ट है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। अब यहां पर क्या हो जाए कि कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, तो क्या हो जाएगा? अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना एटम से। भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के एक एटम के। लेकिन जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बोलेगा तुम अपने भी इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, खींच लेगा उसका भी। तो जब खींच लेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। भाई जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब हमेशा आप ध्यान देना कि एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन जिससे हम कनेक्ट थे उसका भी ले लिया, ठीक है, माइनस चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन क्या होता है? कार्बन पे माइनस चार्ज हो जाता है और प्लस एटम पे क्या होगा? प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एटम पे क्या होगा? प्लस चार्ज। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो उस पर क्या होगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन हमारा और एक इलेक्ट्रॉन जो हमने दूसरे का लिया है, तो माइनस चार्ज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर क्या होगा? अगर कार्बन पे कोई माइनस चार्ज है उसको बोलते हैं कार्ब अनायन। कार्ब अनायन क्या बोलते हैं उसको? सबसे लास्ट बेंच, बातें समझ में आ रही है ना? पक्का? अगर कार्बन पे माइनस चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्ब अनायन। क्या बोलते हैं उसको? अनायन का मतलब होता है माइनस चार्ज और कार्ब का मतलब कार्बन। कार्बन पे माइनस चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्ब अनायन, ठीक है। इसको बोलेंगे कार्ब अनायन। कार्ब अनायन। उसके बाद एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अब की बार क्या हो जाए? एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए। किससे? कार्बन से। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो, कार्बन से एक एटम कनेक्टेड है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एटम इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो अभी कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। और एटम पे कैसा चार्ज? वेरी गुड, आ गए आप लोग। एटम पे माइनस चार्ज। अब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं उसको? कार्बोकेटायन। उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब 50-50 हो जाए। जैसे मान लो रास्ते में ये और ये जा रहे थे, मान लो इनको 500 मिल गया गिरा हुआ, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया भाई चलो एक काम करते हैं, हम लोग 50-50 कर लेते हैं, ठीक है। तो 250 और 250। और मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये दोनों रास्ते में जा रहे थे और इनको 1000 मिल गया, उन्होंने भी देखा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पूरा पैसा मेरा ही है, ठीक है, मैं इक्वल शेयरिंग नहीं कर सकता। अब ये अकेले पैसे लेके भाग गया, ठीक है। तो उसे क्या हुआ? उसमें क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना। कोई एक लेके चला गया ना भाई, कोई एक लेके जा रहा है ना, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ले रहा है यहाँ पे। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक, और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे क्या बोलते हैं? होमोलिटिक। क्या बोलते हैं इसको? इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये बताओ, इस चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर चलना है? हाइड्रोकार्बन। हाँ अरे इजी तो है। हाँ अरे उसमें कितना टाइम जाएगा? जो भी टाइम जाएगा उसके बाद जो भी चैप्टर है वो बता दो। हाइड्रोकार्बन आप में है? एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाइड्रोकार्बन भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक 2 ही चैप्टर हैं। एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, ये 2 चैप्टर ही ऑर्गेनिक के हैं, तो दोनों आने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सुनो भाई, जो ज़्यादा स्टूडेंट बोलेंगे वही स्टार्ट करेंगे। क्या बोलना चाहते हो आप लोग? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ, हाइड्रोकार्बन, चलो ठीक है, पीरियोडिक टेबल ही शुरू करेंगे। लेकिन फिर बाद में इंस्टेंटली आप बोलोगे कि सर ये एग्जाम में है, तो फिर क्या होगा? एरो के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, हाँ, ये जो इस तरह से, हाँ, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसको बोलते हैं। जैसे एक ही एटम जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो पूरा एरो दिखाते हैं। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे हाफ ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे, ये ऐसे। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताने लगूंगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पूरा एलिमेंट में लर्न कराऊंगा। यस, पूरा पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट है, सारे एलिमेंट पूरा कैसे लर्न किया रहेगा वो भी बताऊंगा। हाँ, उसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि कार्बन पे है ना फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। कौन? ये वाला ना, ये भी रेडिकल ही है, ये भी रेडिकल होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। हाँ चलिए, समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिखा और आप भी भूल गए। हाँ, यहां पे बोल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो हाँ, 3 बॉन्ड हैं, बैलेंस हो जाएगा। यहां पर अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करते हैं, देखो भाई, हाँ, जैसे ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया था ना, तो बाकी के कितने बॉन्ड बनाता है? 3, यही तो होता है भाई, कार्बन 4 बनाता है ना, तो 1 बॉन्ड अगर इधर बनाया है तो बाकी के 3 बॉन्ड इधर बनाया होगा वो। अब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा, मतलब वो चारों बॉन्ड्स के कंप्लीट हो गए। तो यहां पर क्या होगा, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करोगे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? चलो अच्छा, मैं इसको अलग से लिख के बता रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना? ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन प्लस चार्ज एंड कार्बन माइनस चार्ज, ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे? कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3, 3 ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था रूल क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, याद है कुछ? सिग्मा प्लस लोन पेयर,
ठीक है। सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर 2 रहेगा तो sp, 3 रहेगा तो sp2, ठीक है। तो इसके 3 बॉन्ड हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मैं कार्बोकेटायन की बात करूं तो यहां भी कितने बॉन्ड होंगे इसके, 3 ही बॉन्ड होंगे ना। भाई प्लस चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब एक बॉन्ड कम है इसके, एक बॉन्ड कम है ना। कार्बन प्लस कब आता है, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन कोई एटम लेके जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा मतलब एक बॉन्ड पूरा गया है इसका। तो कितने बॉन्ड हैं, 3 ही बॉन्ड तो हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये भी कैसा रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और C पर माइनस कब आता है, जब कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है ना। C पर माइनस कब आएगा, जब कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहां पर इसके 3 बॉन्ड पहले से थे, एक बॉन्ड और आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये सारे होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, क्या बोलते हैं इसको, इन सबको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के नाम से जानते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये क्या हो रहा है, होली हो गई। रिएक्शन इंटरमीडिएट। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो फ्री रेडिकल होता है वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हो सकता है। कैसे, जैसे मान लो ये कार्बन फ्री रेडिकल है, ये कार्बन फ्री रेडिकल है, थोड़ा सा CH3 CH3 और CH3, और एक यहां पर क्या है, एक कार्बन फ्री रेडिकल, एक CH3, दूसरा CH3 और यहां पे H। एक और कार्बन फ्री रेडिकल है यहाँ उससे 2 ही लोग कनेक्टेड है ना। और ये 2 डिग्री हुआ, और हाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन ही है। अब उसके बाद देखो, अगर बोला जाए कि इन सभी में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल 3 मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, मतलब 3 लोगों से कनेक्टेड, 3 कार्बन से, तो इसको 3 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। सगड़े स्टेप मतलब सभी स्टेप, सगड़े का मतलब सभी। अच्छा ऐसे बीच में तुम लोग बताया जाता है, बताया रहा करो, थोड़ा मुझे भी समझ में आता रहेगा। यहां पर क्या होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल में 2 कार्बन से कनेक्ट होता है ना भाई, ऊपर एक कार्बन नीचे एक कार्बन, तो 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये CH3 जो है सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, कार्बन फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री ना, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। और इसके पास कोई डिग्री नहीं, इसको सिर्फ मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल। तो अगर आप इसके रिएक्टिविटी की बात करोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, 3 डिग्री, उसके बाद कौन होगा 2 डिग्री, उसके बाद कौन होगा
1 डिग्री। भाई 3 जिससे ज़्यादा लोग कनेक्ट रहेंगे वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, सिंपल सी बात है। ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर सिर्फ वो जिस पर एक रेडिकल है, कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। हाँ, फ्री रेडिकल का मतलब ये हुआ कि मान लो ये किसी एक ऐसे, भाई 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो कनेक्ट होगा किसी एटम के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉन सेम होगी, तो अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक रेडिकल आएगा ना इस पे, वही बता रहा हूं। उसने बताया हुआ है कि अगर रेडिकल बना, मान लो वो 3 डिग्री हुआ, तो कैसा कैसा स्टेबिलिटी रहेगा वो बता रहा है वो। 4 डिग्री नहीं आएगा, मोस्टली 3 डिग्री आता है, क्योंकि 4 डिग्री अगर रहेगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ना फिर। तो यहां पर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने जा रही है, उसके बीच का प्रोसेस है, मतलब जहाँ पर रिएक्शन एक इंटरमीडिएट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब यहाँ से रिएक्शन अब आगे बढ़ेगा, वो कहने का मतलब है। हाँ, ये इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन, क्योंकि वहीं से रिएक्शन चेंज होती है, मतलब वहीं से रिएक्शन आगे, हाँ वहीं से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है प्रोडक्ट के लिए, तो इसी को स्टेट को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अच्छा, जैसे फ्री रेडिकल है वैसे ही कार्बोकेटायन भी है। मेरी बात ध्यान सुनो, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे दिखते हैं हम लोग, उसमें भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है। मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा कि कौन इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, मैंने ये बोला था, देखो ये रूल होता है, अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, अगर सिग्मा और लोन पेयर दोनों का सम, अगर उसमें लोन पेयर दिया है तो ठीक है, लोन पेयर नहीं दिया है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आप देखोगे। ठीक है, अगर 4 आता है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, तो वो sp3 बोला जाएगा। ठीक है, हाँ इसकी बात कर रहे हैं या फिर यहाँ पे इसकी? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कि 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो फ्री रेडिकल कहाँ से आएगा? हाँ, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर इन केस ऑफ, जैसे रेडिकल के रिस्पेक्ट में ही हम लोग फाइन करते हैं ना, तो अगर मान लो यहाँ पर रेडिकल से एक कोई ग्रुप कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, उसने एक कंडीशन बताई हुई है कि अगर फ्री रेडिकल से कोई एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता तो इसको हम 1 डिग्री बोलते। भाई एक कार्बन कनेक्ट होगा तो 1 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको 1 डिग्री हमने कहा है उसको। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं CH3 और CH3, C2H6 है, अगर अब ये आपको पता है कि ये सेम सेम हो गए, है ना, सेम सेम, तो अगर आप इसके बॉन्ड को बीच से ब्रेक करोगे तो रेडिकल रेडिकल आया नहीं आएगा? आएगा ना, लेकिन कनेक्ट तो है आपस में। तो रेडिकल से कनेक्टिविटी के रिजल्ट पूछ रहा है वो, कि अगर आप देखोगे तो 1 डिग्री तो रहेगा, 1 डिग्री है, इसी को बोलते हैं मिथाइल रेडिकल 1 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल रेडिकल। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए और एक रेडिकल भी आ गया, आप वैलेंसी मत देखो, आप उसकी कनेक्टिविटी देखो कि कार्बन फ्री रेडिकल से कितने कार्बन कनेक्ट हैं, वो कहने का मतलब है। तो एक कार्बन कनेक्ट है तो इसको 1 डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, नौ बजे अलार्म बोल रहा है, ब्रेक के लिए थोड़ी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं।
क्या हुआ भाई? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? यस, फर्स्ट। सभी लोग बताओ। भाई सिंपल सी बात है, कार्बोकेटायन यहां पर कितने डिग्री है? 3 डिग्री। 1 2 3। ये कार्बोकेटायन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। सिंपल सी बात, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बोलेंगे। ये कार्बोकेटायन जो है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन में कितने कार्बन? 2 कार्बन, 2 डिग्री है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कार्बोकेटायन कितने कार्बन से? 1 कार्बन से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और ये तो कार्बोकेटायन है ही, मतलब लास्ट में कोई इसके बाद डिग्री तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 डिग्री क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद क्या होगा? 2 डिग्री। फिर उसके बाद क्या होगा? 1 डिग्री हो जाएगा। होगा ना? इसको नोट करिए। कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, फिर ब्रेक दे दूंगा आपको, ठीक है? हाँ, कोई डिग्री नहीं है इसका। हाँ, मैक्सिमम, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है ना। लेकिन जब हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन बताते हैं तो 4 डिग्री बोलते हैं, क्वाटर्नरी। लेकिन मैक्सिमम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ही होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। हाँ, देखो मेरी बात ध्यान सुनो। यहां पर क्या है कि प्लस चार्ज का मतलब क्या है? उसके 1 बॉन्ड गए, समझो। लेकिन उस पर रेडिकल था। रेडिकल का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पूरे नहीं गए, बॉन्ड के 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। तो इसमें और रेडिकल में डिफरेंस होता है। तो सर मेरा कहना है कि उधर H2 आना चाहिए। आप ऐसे बोल रहे हो ना, CH3। CH3 रेडिकल ना, यही था ना? स्ट्रक्चर बना ऐसे, और इस पर 1 रेडिकल था। ऐसा होना चाहिए। हाँ भाई, ये कार्बन अगर किसी, कार्बन से भी तो कनेक्टेड है ना ये कार्बन अगर किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट होगा और उन दोनों की, जैसे मैंने बोला CH3 CH3, यही था ना, CH3 CH3, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी? सेम हो गई। और जब सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, बॉन्ड B से ब्रेक करेंगे तो एक इस पे रेडिकल आएगा, एक उस पे रेडिकल आएगा, बॉन्ड रहेगा। रेडिकल तो दोनों पे आएगा ना, तो 1 डिग्री बोले जाएंगे वो लोग, आपस में कनेक्टेड हैं। तो बस वही था, नोट किया। अब उसके बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन है, बता दो फटाफट इसको। बॉन्ड फ्यूजन, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। बॉन्ड फ्यूजन, टाइप्स ऑफ क्लीवेज और इंटरमीडिएट।
जैसे यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, CH3 Cu और ये इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, क्या हो जाएगा? CH3 माइनस और प्लस Cu प्लस। आपको बताना है कि इसमें देखो उसने एक आपको टाइप्स ऑफ क्लीवेज और इंटरमीडिएट बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना आप। प्लस OH माइनस, CH3CO, CH2 माइनस, प्लस H2O। पहले क्वेश्चन बताओ जरा, यहां पर आपको CH3Cu दे रखा है और फिर उसके बाद बोल रहा है कि CH3 माइनस बन रहा है और Cu प्लस बन रहा है। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होगा और इंटरमीडिएट क्या होगा बताइए भाई। देखो माइनस प्लस कब आता है? जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ये होता है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज कैसा है? हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बन आयन। भाई कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो क्या हो जाएगा? कार्बन आयन। हाँ, उसके बाद यहां पर देखो आप C6H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C6H5, इससे मिलके क्या बन रहा है? 2C6H5O। ध्यान से देखना, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करूं, इस बॉन्ड को अगर मैं यहां से ब्रेक करता हूं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, मालूम है आपको? तो 1 2 1 2 1 2 1 2 ना। अब अगर इसको आप बीच से ब्रेक करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा C6H5O, एक साइड बनेगा, दूसरी साइड भी C6H5O, 2 बार बनेगा ना। तो वही लिखा हुआ है 2C6H5O। जब बॉन्ड को हम लोग बीच से ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? हाँ, डॉट्स नहीं दिख रहे हैं क्या? अब यहां से क्या होगा? अगर आप देखो इसमें देखो तो कितने डॉट आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। चश्मा लगा लो। अभी ठीक है? क्या हुआ? लास्ट दोनों बेंच, सॉरी लास्ट बेंच, आप दोनों लोग क्या बातें हो रही हैं? मैंने होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्या बताया? बताओ चला। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्या बताया गया? होमोलिटिक में जिसमें वो इक्वली आयंस डिवाइड होते दोनों एलिमेंट्स के बीच में, और हेटेरोलाइटिक में एक ही सब लेके जाता है। क्या? तो कार्बन पे अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? घर, बंगला, पत्नी, ये सब कहाँ से आ गया?
बोल रहा है कि दो फ्रेंड हैं, उसके इक्वली घर बंगला पत्नी है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? अच्छा, मैं गलत थोड़ी सोच रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है और आपको तो एक्सपीरियंस होगा और शादी इसको कैसे पता भाई? मैंने तो कभी कुछ बताया ही नहीं इसको। लग रहा है जो दिखता है वो होता नहीं है। कहते नहीं है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। पर सब वही करते हैं। हाँ, वही करते हैं, मतलब मोस्ट वही करते हैं, देख के जज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या बताया गया हेटेरोलिटिक? एक कार्बन होता है, दूसरा एटम होता है, उनमें से कौन सा भी एक दोनों एटम्स दोनों आयंस लेते हैं। इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होमोलिटिक, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हेटेरोलिटिक। मतलब जो इसमें क्या होता है कि कार्बोकेटायन कार्बन आयन बनता है, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई एक लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक। अब जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको बोलते हैं होमोलिटिक। बस सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमने देखा हेटेरोलिटिक है टाइप्स ऑफ क्लीवेज, और उसमें इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन आयन है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो मैंने इसमें क्या बोला आपको? C6H5O यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इधर भी उतना ही बनेगा जो उस साइड बनेगा, दो बार बनेगा ना, C6H5O और C6H5O, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच को बॉन्ड को हमने इक्वली ब्रेक कर दिया। एक बॉन्ड में दो होते हैं, तो भाई एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। दो लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहले से रहते हैं, तो जब बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन हमने और ब्रेक किए तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलेगा ना, तो इसका मतलब टोटल डॉट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 होंगे कि नहीं होंगे? तो हो जाएगा 2C6H5O। अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का क्लीवेज है? होमोलिटिक। वेरी गुड। कैसे पता चला? हाँ, दोनों के बॉन्ड बीच से ब्रेक कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? होमोलिटिक। और इसमें इंटरमीडिएट क्या रहेगा? फ्री रेडिकल किस पे आ रहे हैं? ऑक्सीजन पे आ रहे हैं ना, तो आप सिर्फ फ्री रेडिकल अगर लिखोगे तब भी चलेगा। अगर आप फ्री रेडिकल लिखोगे ना तब भी राइट है। 20 रुपए इधर देखो, कौन है? अब उसके बाद देखो, चलो पूछते हैं किसी से। आप बताइए, ये तो हो गया ना, थर्ड वाला बताओ कैसा क्लीवेज है? दिख नहीं रहा, क्यों? देख लो आप खुद ही। वो लाइट आ रही है पहले से। किसी से पूछता हूं, आप बताइए। चलो तुम बताओ, क्यों? क्या बताओ, और क्या? एग्जाम में आया तो फिर वहां पर लिखोगी क्यों, तो अभी पढ़ लो। अभी मैं समझा रहा हूं, फिर तुम नहीं पढ़ रही हो, अकेले कैसे पढ़ोगी? आप सिखाओ। हाँ, सिखा तो रहा हूं, तभी तो पूछ रहा हूं ना। बताओ कौन सा क्लीवेज है, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक? देखो, अगर आप ध्यान से देखिए
तो यहां पर कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2, अच्छा ये भी CH3 ही था, हमने इसको CH2H करके लिखा हुआ है भाई, CH2H CH3 तो है। अब अगर ध्यान से देखोगे आप, यहां से देखो प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा है, CH3CO CH2 माइनस, CH2 पे माइनस आ गया और हाइड्रोजन पर क्या होगा, प्लस रहा होगा। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने से लेगा ना, खींचेगा, तो यहाँ प्लस तभी तो यहाँ माइनस आएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है हमको CH2 माइनस। और H2O दिख रहा है, H2O में क्या होता है H प्लस OH माइनस, तो अगर यहाँ पर OH माइनस है तो H प्लस अगर निकलेगा तो ये वाटर बना लेगा और CH2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा CH2 माइनस। तो मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, कार्बन खींच रहा है। इसका मतलब कैसा क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। कैसा होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक। और ये कैसा रेडिकल हो जाएगा, कार्ब अनायन। कैसा होगा, कार्ब अनायन रेडिकल। कैसा हो जाएगा, कार्ब अनायन रेडिकल। बोलो क्लियर है क्या, बता लोगे अभी, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको करवा देते हैं अभी। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ आप देख के बता सकते हो ना भाई, कि अगर कार्बन पे माइनस चार्ज आया तो कार्बन आयन हुआ, वहां पर कार्बन पे माइनस चार्ज था, कार्बन आयन हुआ, हेट्रोलिटिक। हाँ करेगा, क्यों नहीं, आपको पता तो होना चाहिए ना कि बॉन्ड, ये नहीं आपको देख के तो पता चल जाएगा ना कि ये माइनस है, ये प्लस है, रेडिकल है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है आपको। एक लड़का काफी दिन से नहीं आ रहा यहाँ पर, जो आगे बैठता था। ये जो मैंने बताया, हाँ अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मतलब अगर ऐसा पार्टिसिपेट करने आया तो वो लोग भी ऐसे बताएंगे कि जब थोड़ा सा आप अगर क्लीवेज दिखा दोगे और एक्सप्लेन कर दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको सब पता है, ऐसा नहीं है। अच्छा लिखा रहेगा कि नहीं, हाँ लिखा रहता है ना, ऐसा नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, पूछेगा किस टाइप का क्लीवेज है, तो बता ही लोगे ना आप किस टाइप का क्लीवेज है, होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक है। 10 मिनट का ब्रेक था और वो भी 10 मिनट में दे नहीं रहा था। चलो अरे यार 10 मिनट मांगे थे और सारे मिनट एक्सटेंड कराया डाउट पूछ के, तुम लोग मेरे को थैंक यू बोलो और कंप्लेंट कर लो। टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, हेलो ब्रेक इज ओवर, अब ब्रेक नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को चाहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास तो इलेक्ट्रॉन पहले से रहते हैं ना। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन वो उनकी खींचने की टेंडेंसी होती है, बट उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो प्लस चार्ज तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। उनको न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। जैसे मान लो किसी पे माइनस चार्ज है, बोलेंगे। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं
जैसे ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मान लो यहां पे CH3 प्लस आ गया, OR प्लस आ गया, ठीक है, और C2H5 प्लस, जितने भी प्लस चार्ज वाले स्पीसीज रहेंगे, भाई प्लस चार्ज कहाँ पर जाएगा, माइनस चार्ज के पास में ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज रहते हैं उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, आप ये समझो कि आप ऐसा मत देखो कि प्लस चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, उतना बैक साइड में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जितने प्लस चार्ज वाले हैं उसे क्या चाहिए ये। हाँ, तो स्टेबल कैसे होगा? कोई भी इंसान स्टेबल कब होता है? जब उसके ऊपर से चार्ज खत्म हो जाता है ना। चार्ज बहुत ज्यादा है तो स्टेबल नहीं है वो ना, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो भी स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो भी स्टेबल नहीं है। चार्ज हटेगा तो ही स्टेबल होगा वो। तो कहने का मतलब अगर इन सबका चार्ज कब हटेगा? जब नेगेटिव चार्ज लेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर जितने भी प्लस चार्ज है वो सब क्या बोले जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इनको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तब जाकर ये इनका चार्ज हटेगा। समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी जरूरी है कि सारे पॉजिटिव चार्ज होता है स्टेबल नहीं होते। देखो पॉजिटिव चार्ज वाले स्टेबल होते हैं, ऐसा तो नहीं, वो तो आप स्टेट बता दिया आपने कार्बन की स्टेट बता दी कि वो कार्बोकेटायन है। हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी चार्ज पे एक पर्टिकुलर चार्ज है तो वो स्टेबल कैसे होगा, या उसको किस चार्ज की जरूरत है, ये कहने का मतलब है। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इसको कौन सा चार्ज चाहिए? माइनस चार्ज ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बोले जाएंगे। दूसरी बात, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज, वेकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे क्या बातें हो रही हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात तू बताए, कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, GOC, मजाक नहीं है। 11th में ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर हैं, और 2 के दोनों अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े 12th में बहुत दिक्कत होगी, ध्यान देना। मैं इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे दौड़ा के बढ़ा सकता था, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग समझो। मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप रिवीजन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, लर्न करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है कि ये सब बहुत आगे काम आने वाले हैं। 11th प्लस 12th में बच्चों को दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा, 11th में ध्यान न देने की वजह से 12th में दिक्कत होती है, और 12th में इतना प्रेशर होता है कि फिर वो हैंडल नहीं कर पाते। हाँ, मतलब ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, दुनिया भर का प्रेशर होता है ना, इसलिए इसको ध्यान से देखो। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो BF3 ना, बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का क्या होता है, 5 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और क्या होगा 2p1 होगा कि नहीं हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। अगर आप देखोगे s में तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, s में दोनों इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, s में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। स्टैंड अप। क्या बोला मैंने? आप शायद कुछ दिसंबर की बात कर रही थी ना, क्या हो रहा है दिसंबर में? हमारी यूनिट है, क्या क्या आने वाला है? कहाँ पे? कॉलेज में?
तो दिसंबर में यूनिट है, अभी जो यूनिट चल रहा है उसको क्यों नहीं दिख रही है? p में 3 ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल खाली है, इसका क्या हो जाएगा? अभी इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ये गेन कर सकता है क्योंकि 2 ऑर्बिटल खाली है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल है। जितने भी वेकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज होते हैं वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन वो ले सकते हैं। तो ये एक इसका एग्जांपल है, आप इसको नोट करिए अच्छे से। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेते ही हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन लेते ही है। AlCl3 भी है, हाँ, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ऐसा थोड़ी होता है। एनर्जी चाहिए ना लेने के लिए, जैसे देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप यहां पर देखिए, जैसे ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन का मतलब इसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लुईस एसिड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे और उसके बाद 12th में भी है। लुईस एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो लुईस एसिड बोले जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है किसी भी कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो AlCl3 और BF3 इनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं। हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल, हाँ ये इन कंपाउंड्स के लिए। हाँ, नहीं, बोरॉन का भाई एटॉमिक नंबर ही 5 होता है ना, 2,3। तो यहां पर अब देखो 3 बॉन्ड बनाया ना, 1 2 3 4 5 6, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ना इसका, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तभी तो कंप्लीट होगा। एल्कोक्सी बोलते हैं इसको, एल्कोक्सी, OR को बोलते हैं एल्कोक्सी। R मतलब मिथाइल ग्रुप, OR OCH3, इसको एल्कोक्सी बोला जाता है। एल्कोक्सी, कहीं अगर लिखा हो OR तो आप क्या बोलोगे इसको? एल्कोक्सी। उसमें रहेगा, आपने और एल्कोहल की मम्मी याद आया होगा आपको, और हाँ, वो सीरीज अगर आपको याद हो गई तो पूरी -I सीरीज समझ लो आपका हो गया पूरा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। नोट कर लिया? भाई फंक्शनल ग्रुप याद है सबको? याद किया? याद हुआ पीछे? क्यों नहीं याद हुआ? चलो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। 15 बोलो, क्यों नहीं याद है? आपको याद है? बोल सकते हो? मतलब 15 पूरा याद है? बोल सकते हो? ऑर्डर में नहीं याद है? अच्छा सुनो, जितने लोग हैं, अब जितना नोट कराया है सारे पूछूंगा, नॉट 15, जितना है उसमें कितना 20 है ना? हाँ 23।
ट्यूसडे को लेक्चर होगा मेरा, ठीक है। कुछ लोगों को अभी से याद हो जाएगा, कुछ लोगों को अभी याद होगा ना, अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी याद सारे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ट्यूसडे को सबको लर्न होना चाहिए और मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। पॉजिटिव चार्ज आर पे है या O पे है? एल्कोक्सी में आर पे ही रहेगा, आर पे। तो मुझे ऐसा कुछ सुनना नहीं है कि नहीं याद हुआ, ऐसा हो गया, कोई बहाना नहीं चलेगा। एवरी स्टूडेंट, सभी लोग सुन लो ध्यान से, जितने मैंने फंक्शन ग्रुप आपको लिखवाए थे टेबल में लास्ट लेक्चर में, नहीं आए थे तो देख के लिख लो ना। लास्ट लेक्चर और लास्ट टू लास्ट में भी ये बताया था पूरा, पेज नंबर 209 पे ये पूरा लिखवाया था। ये होना चाहिए किसी भी हालत में। और हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, भाग नहीं सकते आप, बताना पड़ेगा। आपने क्या हुआ? वेकेंट ऑर्बिटल स्पीशीज फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ मैंने ये बोला, PFG एंड AS। हाँ देखो मैंने ये बताया आपको कि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, मतलब जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अब वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा कि उनमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, तो कहने का मतलब अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और अगर गेन इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो जो वेकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ये बताया था आपको। तो BF3 में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 p ऑर्बिटल खाली हैं, क्योंकि 2p1 है ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 2p1। तो p में एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। हाँ कर सकता है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सी बात है। तो सर सिर्फ बोरॉन हुआ ना? एल्यूमिनियम भी होगा, कैसे देख लो, यहाँ पर एल्यूमिनियम का अगर हम लोग बोले 13 होता है ना, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर भी p में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, ये भी गेन करेगा, ये भी हो गया। तो सर वहाँ पे F3 है, फिर CH3 है, उसका 2 बार है। हाँ मतलब एल्यूमिनियम से इतने लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रल मेटल देखोगे तो एल्यूमिनियम ही है, और इसके पास, हाँ सेंट्रल मेटल, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा वो। और जो फ्लोरीन क्लोरीन है दे आर सैटिस्फाइड। हाँ फ्लोरीन तो सेटिस्फाइड रहेगा ही ना पहले से ही। क्लियर है? अब न्यूक्लियोफाइल की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज या न्यूक्लियस सीकिंग बोल सकते हैं इसको। All negative charge species behave nucleophile।
जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे मान लो OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, ये सब क्या होंगे, क्या बोले जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद क्या होगा, लोन पेयर स्पीसीज। जितने भी लोन पेयर स्पीसीज होंगे वो सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। ऑल लोन पेयर स्पीसीज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे H2O भाई, इसके पास लोन पेयर होता है ना, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है, कितना लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है, 2 लोन पेयर। नोट करिए इसको। मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी टाइम पे आया था घर पे गांव में। तो एक दिन मैं अपने छोटे भाई की कॉपी चेक कर रहा था, तो उसमें कुछ रॉन्ग पढ़ाया गया था। तो मैंने कहा कि मैं गया अगले दिन, मैंने कहा तो मिसगाइड हो रहा है ना बच्चों को, अगर यही चीज़ें वो पढ़ के जाएंगे तो आगे मतलब वही उनके माइंड में रहेगा जो कि रॉन्ग है। तो मैंने जाके बोला, उस दिन उनका साइंस का टीचर आया नहीं था, या फिर आया था तो कहाँ चला, मैं गया तो वो कहाँ था पता ही नहीं चला वो। फिर मैंने बोला कि सीधे प्रिंसिपल पहले से जानते थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे। तो एक्चुअली मैं भी स्कूल्स में उस स्कूल से पढ़ा था पहले, जहाँ पे छोटा भाई पढ़ रहा था। तो मैंने कहा सर ये रॉन्ग है। तो उन्होंने 1-2 लोगों से और बोला। अब जो नहीं जानते थे कैसे कैसे रॉन्ग है, आप ये कैसे बोल सकते हो रॉन्ग है, ये कैसे रॉन्ग है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप जो एक्सपर्ट आपके पास हो आप उनको बुलाइए, आप उनसे पूछ लीजिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो कुछ और लोगों से उन्होंने बात की, तो एक्चुअल में रॉन्ग था वो। क्या था? कुछ बेसिक चीज़ थी, याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन बट उन्होंने रॉन्ग बताया था, ठीक है। तो पता चला वो टीचर आए नहीं उस दिन, मतलब आए या चले गए थे, कुछ था ऐसा वैसा। तो मैंने प्रूव करके दिया भाई ये रॉन्ग है, गलत है। फिर उस टीचर को शायद वहाँ से डिसमिस किया गया, ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं मुझे मैं गया थोड़ी था पढ़ाने के लिए, मैं तो अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ आप देख लो, हाँ ऐसे वैसे। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो बस बताने के लिए आया था, ऐसे कुछ। फिर उसके बाद मैं जब रिटर्न हुआ तो फिर उसके बाद 1-2 साल वहाँ पर मैंने पढ़ाया था। वो कॉलेज था, पूरा कॉलेज भी था, ठीक है। तो केमिस्ट्री मैंने वहाँ से स्टार्ट की पढ़ाना। अब उसी दौरान मेरा जो है वो ग्रेजुएशन भी हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हुआ है, सब कुछ, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं उनको रिप्लेस कर दूं, ऐसा कुछ, लेकिन ये था कि मतलब किसी का फ्यूचर जा रहा है ना, आप समझो। मतलब अगर एक छोटा स्टूडेंट है, क्लास 7th का स्टूडेंट है, अगर उसको वो चीज़ें वहाँ से गाइड नहीं की जाएंगी तो आगे जाकर वो 9th 10th 11th 12th वो चीज़ें उसके दिमाग में सेट रहेंगी, जो कि गलत है। तो ऐसा नहीं था कि मेरा अपना भाई था इसलिए मैं गया था वहाँ पे। मैंने कहा कि सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा होगा, फिर तो मतलब ठीक नहीं है। और आप सोचो कि मेरे अभी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे वहाँ से जाने के बाद जो है अभी भी केमिस्ट्री वहाँ पे नहीं चल रही है अच्छे से, अभी भी। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आपको बनना क्या था? मैं बहुत कुछ बन गया, ठीक है। तो ठीक है, पर आपको ऐसे बनना क्या था? आपने साइंस क्यों लिया था? वहाँ पे साइंस का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कॉमर्स कोई नहीं पढ़ता। वहाँ पे प्रयागराज यूपी, यस। वहाँ पर पैदा होते हैं तो बस या तो IAS IPS बनने के लिए, या फिर डॉक्टर बनने के लिए, या इंजीनियर बनने के लिए, वो इसी के लिए पैदा ही होते हैं। मतलब वो कॉमर्स वहाँ पर है ही नहीं,
ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि ऐसा नहीं कि जो मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड है, मतलब वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको जेई देना ही है, वो जेई देगा ही, परफॉर्मेंस कुछ भी हो बट वो जेई देगा। हमने भी दिया, ठीक है, और कुछ एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छी रैंक भी आई। जैसे BHU का एंट्रेंस दिया था, BHU एक अच्छा एग्ज़ाम होता है, वहाँ से मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो IIT भी उसके सामने कुछ नहीं है। BHU मतलब बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सिलेक्शन होता नहीं किसी का जल्दी। BHU में आई थिंक 5000 रैंक थी, 5000। जेई में भी कुछ आसपास ही थी, ठीक है। तो मुझे जो मेरा एक फेवरेट कॉलेज था NIT का, वो MNNIT वहाँ पे प्रयागराज में ही है, वो हमारा फेवरेट था, मतलब टॉप कॉलेज था वो पूरे NIT का। क्या बोल रही है? तो वहाँ से अब जहाँ से हम लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह किया है ना, वो पूरब का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत ही टॉप लेवल का है। तो ये सब था। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ें हैं, जैसे मान लो अच्छा NH3 यहाँ पर इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ना, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। नाइट्रोजन में NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है और BF3 में इसका वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये NH3 प्लस और BF3 माइनस, इसको ऐसे भी लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। कौन सा? NH3 और BF3 के बीच में एक बॉन्ड बन गया। हाँ भाई, NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोरॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक बॉन्ड तो बनेगा ही वहाँ पे। अच्छा, बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है ना, लेकिन यहाँ पर इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तो पॉजिटिव चार्ज, बताया था आपको ना। ट्वेंटी होने आए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। तो फिर बोरॉन में भी तो एक एक्स्ट्रा ही बना है। हाँ, यहाँ पर बॉन्ड अगर आप प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसलिए उसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। बोरॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, कोई नहीं बताइए। एक स्टेटमेंट नोट करो जरा। इसके अंदर हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, हाँ नोट करो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ valence electrons
displacement of valence electrons resulting in polarization POLARIZATION. ठीक है, ठीक है ना. पोलराइजेशन of an organic molecule is called electronic effect. अब उसके बाद यहाँ पर आता है इंडक्टिव इफेक्ट. शायद मैंने आपको पढ़ाया था. इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ही आता है. इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा. अब उसके बाद थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ाया है. दिखता हूँ याद कितने लोगों को है ना. ये आपकी बुक है ना. रख दो. सबसे पीछे आपको बताना है. अगर मुझे बताना है कि एस्टर, तो एस्टर कैसे लिखते हैं? मैं उसकी स्पेलिंग थोड़ी पूछ रहा हूँ एस्टर की. COO इधर बॉन्ड ना. RCOOR कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड कीटोन C डबल बॉन्ड O दोनों साइड कार्बन ना. अगर मुझे बताना हो एमाइड C डबल बॉन्ड O NH2 ईथर टर्शरी अमीन हैलाइड्स आइसोसाइनाइड. वेरी गुड.
नाइट्रो, हेलो, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सिंगल बॉन्ड एस कनेक्टेड है दो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। वेरी गुड। साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, एग्जाम्पल है। हाँ, एनहाइड्राइड बता दो क्या होता है। जमेगा नहीं। सर मैं बोलो। सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में कितने ऑक्सीजन? एक। और बताया था सारे हो गए? कहाँ सारे हुए? हाँ, फिनॉल तो पूछा ही नहीं। AR क्या होता है? एरोमेटिक क्या है? बेंजीन पे OH, बेंजीन का फॉर्मूला नो, C6H6, C6H5OH तो फिनॉल हो जाएगा जो आपने बताया।